हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनवीएस एकेडमी पर। अपन ने जो पिछला सेशन स्टार्ट किया था उसमें एनसीईआरटी की जो यूनिट फर्स्ट थी वो कंप्लीट कर ली थी। इसके बाद में अपन यूनिट सेकंड के बारे में बात करने वाले हैं। यूनिट सेकंड जो है वो है पौधों में परिवहन कि जो अपने आसपास में जितने भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनमें परिवहन कैसा होता है। तो ये सब चीज़ें अपन आज के इस सेशन में देखने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो हमारे आने वाले वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। तो प्लीज़ जो आज का सेशन है उसको स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा और सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताना कि मेरा जो टॉपिक था वो आपको कैसा लगा। ठीक है, तो अपन बात किसके बारे में करने वाले हैं, पौधों में परिवहन के बारे में कि जो अपने आसपास में जितने भी पौधे पाए जाते हैं उनमें परिवहन कैसे होता है। तो परिवहन के बारे में बात करें तो दो तीन चीज़ें अपने सामने आती हैं कि परिवहन की दिशा कौन सी होती है। नंबर फर्स्ट तो बात आती है दिशा के बारे में। इसके बाद में आती है कि परिवहन के माध्यम कौन से होते हैं। फिर नंबर थर्ड पर बात करें तो अपन बात कर सकते हैं कि परिवहन कितने प्रकार का होता है, तो इसके प्रकार या फिर टाइप हो गए। तो ये सब चीज़ें जो हैं परिवहन के अंदर आती हैं। तो जो अपनी एनसीईआरटी की यूनिट थर्ड है या फिर फोर्थ है वो कौन सी है, प्लांट फिजियोलॉजी। तो प्लांट फिजियोलॉजी में अपने पास 4-5 लेसन है, उनमें से एक लेसन है पौधों में परिवहन। इम्पोर्टेंट लेसन है जो नीट जैसी हाई लेवल की एग्जाम होती है उसमें भी बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत बार क्या, हर बार ही ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पौधों में परिवहन। तो अपना जो आज का सेशन है उसको पूरे ध्यान से देखिएगा और कहीं पर मिस्टेक हो तो बताने की भी कोशिश करिएगा कि कहाँ पर मिस्टेक हुई है। ठीक है, तो अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं, परिवहन के बारे में। जैसे अपने प्लांट फिजियोलॉजी के 4-5 लेसन्स तैयार करने हैं वैसे ही अपन को ह्यूमन फिजियोलॉजी है उसके बारे में भी लेसन तैयार करने हैं। तो अपन सबसे पहले बात करने वाले हैं किसके बारे में, परिवहन के बारे में। तो परिवहन के बारे में 3 चीज़ें अपने सामने आती हैं। नंबर फर्स्ट कौन सी होती है, दिशा। नंबर सेकंड क्या होता है, माध्यम। और नंबर थर्ड क्या होता है, प्रकार। तो बात करें कि दिशा कैसी होती है, परिवहन की दिशा कैसी होती है। एक दिशा में ही पौधों में परिवहन होता है या फिर 2 दिशा में होता है या बहुत सी दिशाओं में परिवहन होता है। तो दिशा जो होती है इसकी कैसी होती है, बहुदिशात्मक। परिवहन की दिशा हमेशा बहुदिशात्मक होती है। ये किसी भी दिशा से जो है पौधे के जो शेष भाग बच जाते हैं उनमें पहुंच सकता है। इसके अलावा बात करें किसके बारे में, माध्यम के बारे में कि जो पौधों में परिवहन के माध्यम है वो कौन कौन से है। तो जो अपना इम्पोर्टेंट है चैप्टर का भी जो मेन पॉइंट है वो है विसरण की विसरण क्या होता है। तो वो क्या है, एक परिवहन का माध्यम ही है। और जो नंबर सेकंड है वो कौन सा है, सुसाध्य विसरण की सुसाध्य विसरण कैसे होता है। ये दोनों क्या है, परिवहन के माध्यम। इसके बाद में नंबर थर्ड बात करें कि परिवहन कितने प्रकार का होता है। तो ये 2 प्रकार का होता है, सक्रिय और निष्क्रिय। सक्रिय और निष्क्रिय। तो तीनों चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, दिशा, माध्यम और प्रकार के बारे में। अपन कई बार आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि जो अपने आसपास पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनमें जल ऊपर वाले जो भाग है पौधे के उनमें कैसे पहुंचता है। तो ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, विसरण। तो विसरण के माध्यम से ही जल ऊपर से नीचे पहुंचता है। तो विसरण की डेफिनेशन की बात करें तो यहीं से अपने पास विसरण की डेफिनेशन निकल जाती है कि जल का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करना ही क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। विसरण किस किस प्रोसेस से होता है ये सब चीजें भी आज के सेशन में देखने वाले हैं। तो प्लीज सेशन को ध्यान से देखिए। अपन स्टार्ट करने वाले हैं पहले विसरण के बारे में कि विसरण क्या होता है। जैसे अपन ने विसरण की डेफिनेशन देख ली है कि जल के अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करना क्या कहलाता है, विसरण। याद रखना, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करना क्या कहलाता है, विसरण। अब विसरण के बारे में 4-5 पॉइंट बनते हैं जो अपने पास क्वेश्चंस के रूप में आते हैं। जैसे क्वेश्चंस आ जाता है कि विसरण एक
धीमी प्रक्रिया है या फिर तीव्र। तो अपने पास क्वेश्चन बन गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया कि विसरण एक प्रक्रिया है डैश। इसके बारे में 4 ऑप्शन दे दिए जाएं अपने को, धीमी, तीव्र, दोनों या फिर नन। तो अपने को कौन सी करनी है, धीमी प्रक्रिया। अब ये धीमी प्रक्रिया कैसे हुई, क्योंकि जो जल है वो धीरे धीरे करके उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करता है। तो जो नंबर फर्स्ट पॉइंट हो गया वो है कि विसरण एक धीमी प्रक्रिया है। इसके बाद में बात करने वाले हैं कि विसरण में जो गति होती है वो कैसी होती है, सक्रिय होती है या फिर निष्क्रिय है। तो विसरण द्वारा होने वाली गति हमेशा निष्क्रिय होती है। नंबर सेकंड क्वेश्चन बन जाए कि विसरण द्वारा गति होती है, तो उसके पास ऑप्शन होगा सक्रिय, निष्क्रिय या फिर दोनों या फिर नन। तो अपने को आंसर कौन सा करना है, निष्क्रिय वाला। इसके बाद में नंबर थर्ड, विसरण द्वारा जल का आवागमन होता है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर या फिर दोनों या फिर नन। तो इसमें हमेशा याद रखना उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। इस क्वेश्चन में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है या फिर निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर होता है। तो हमेशा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जल का परिवहन होता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, निम्न सांद्रता की ओर। इसके बाद नंबर फोर्थ जो पॉइंट होता है, क्योंकि विसरण एक धीमी प्रक्रिया है तो इसमें जो ऊर्जा होगी वो कम खर्च होगी, या तो अपन बोल सकते हैं कि न के बराबर ऊर्जा खर्च होगी, क्योंकि जो एकदम धीमी प्रोसेस है उसमें ऊर्जा खर्च होने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती है, इसीलिए ऊर्जा क्या होगी, खर्च नहीं होगी। तो इसमें ऊर्जा का व्यय नहीं होता, ऊर्जा का व्यय नहीं होता मीन्स ऊर्जा खर्च नहीं होती। इसके अलावा जो विसरण है वो जो प्लांट की जो बॉडी है उसमें गैसीय विसरण का एक अकेला माध्यम है, वो कौन सा है, विसरण। तो ये जो पॉइंट है ये भी याद रखना। इसके बाद में नंबर फिफ्थ जो पॉइंट आता है वो है कि जो विसरण है वो जीवित तंत्र पर निर्भर करता है या नहीं। तो ये हमेशा जीवित तंत्र पर निर्भर नहीं करता, जीवित तंत्र पर निर्भर नहीं करता। तो विसरण के बारे में 5 चीजें कौन कौन सी हो गई। विसरण एक धीमी प्रक्रिया है, इसमें होने वाली गति निष्क्रिय होती है। नंबर थर्ड जो पॉइंट है कि विसरण में जल का जो गमन है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है और इसमें ऊर्जा बिल्कुल खर्च नहीं होती। और लास्ट में बचता है कि जो विसरण की जो प्रोसेस है वो जीवित तंत्र पर निर्भर नहीं करती। इस प्रकार अपने पास विसरण के 5 पॉइंट बनते हैं, पांचों याद रखने हैं, क्योंकि जो नीट है उसके अलावा जेट जैसी एग्जाम है उनमें भी विसरण से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट बात करने वाले हैं कि विसरण की दर किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है, किन किन चीज़ों पर निर्भर नहीं करती। तो विसरण की निर्भरता की बात करें तो सबसे पहले तो ये सांद्रता की प्रवणता पर ही निर्भर करती है। कौन सी, विसरण की प्रोसेस, सांद्रता की प्रवणता पर। नंबर सेकंड बात करें तो जो विसरण की दर है वो दाब पर भी निर्भर करती है। और लास्ट में बात करने वाले हैं किस पर, ताप पर भी ये निर्भर करती है। इस प्रकार जो अपना विसरण वाला टॉपिक है वो क्लियर होता है। विसरण में जो 4-5 पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा इसकी निर्भरता भी पर भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पौधों में परिवहन का एक माध्यम जो है वो कौन सा है, विसरण, वो अपना कंप्लीट होता है। दिशा देख ली अपन ने, कौन सी है दिशा, बहुदिशा, मतलब कोई सी भी दिशा से जल ऊपर से नीचे पहुंच सकता है। इसके बाद में अपन ने माध्यम देख लिया, वो कौन सा, नंबर फर्स्ट विसरण वाला देख लिया। अब नेक्स्ट अपन देखेंगे सुसाध्य विसरण, कि जो अपना सुसाध्य विसरण होता है वो कैसे संपन्न होता है। सुसाध्य विसरण, तो सुसाध्य का मतलब क्या हो गया, अच्छा विसरण, कि जो अच्छे तरीके से संपन्न होता है वो सुसाध्य विसरण होता है। ऐसा नहीं है, सुसाध्य विसरण में एक एक्वापोरिन बनता है। वो किससे बनता है, पोरिन नामक प्रोटीन से। कौन सी प्रोटीन से बनता है, पोरिन। तो ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सुसाध्य विसरण में काम में आने वाली जो प्रोटीन है वो कौन सी है, पोरिन नामक है वो प्रोटीन काम में आती है। ये जो पोरिन है ये क्या बनाती है, एक्वापोरिन।
और ये एक्वापोरिन क्या करती है, जल के अणुओं को उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन में सहायता करती है। इसके अलावा विसरण उत्पन्न करने के लिए सुसाध्य विसरण अच्छा माना जाता है। इसके बाद में अपन बात करें कि जो सुसाध्य विसरण है उसमें प्रोटीन होता है या नहीं, तो उसमें प्रोटीन जो है उपस्थित होता है, वो कौन सा है, पोरीन जो प्रोटीन है वो होता है। इसमें परिवहन की गति दर तब अधिक होती है जब प्रोटीन के सभी समूह कैसे होते हैं, कम होते हैं। इसके अलावा बात करें कि जो सुसाध्य विसरण है उसमें झिल्ली कैसी पाई जाती है या फिर चयनात्मक झिल्ली पाई जाती है। सुसाध्य विसरण में कैसी झिल्ली पाई जाती है, चयनात्मक झिल्ली। जैसे विसरण वाले टॉपिक में क्वेश्चंस बनते हैं कि जो विसरण की कैसी प्रक्रिया है, धीमी, तीव्र, ऐसे सुसाध्य विसरण में भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसमें तो सुसाध्य विसरण में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो इसके प्रोटीन से संबंधित बनता है। तो वो प्रोटीन कौन सी है, पोरीन प्रोटीन है। और ये पोरीन मिलकर क्या बनाती है, एक्वापोरिन। और एक्वापोरिन क्या करता है, एक जल मार्ग है जो जल के अणुओं को उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करने में सहायता करता है। इसके बाद में नंबर नेक्स्ट थर्ड पर पॉइंट आता है, वो परिवहन के प्रकार पर आता है कि जो अपने परिवहन है पौधों में वो कितने प्रकार का होता है। तो अपने पहले ही बात कर ली कि परिवहन हमेशा दो प्रकार का होता है, सक्रिय परिवहन और निष्क्रिय परिवहन। इन दोनों में डिफरेंट भी कई बार पूछ लिया जाता है, सक्रिय परिवहन और नंबर सेकंड कौन सा हो गया, निष्क्रिय परिवहन। तो अपन ने जैसे विसरण में बात की थी कि ऊर्जा खर्च नहीं होती विसरण वाली प्रोसेस में, तो सक्रिय परिवहन ऊर्जा किसके रूप में होती है, हमेशा एटीपी के रूप में। तो एटीपी के रूप में ऊर्जा खर्च होती है किसमें, सक्रिय परिवहन में तो ऊर्जा खर्च होती है। और निष्क्रिय परिवहन जो बचता है अपने पास उसमें ऊर्जा खर्च नहीं होती। तो इन दोनों में अंतर क्या हो गया कि सक्रिय परिवहन में एटीपी के रूप में ऊर्जा खर्च होती है और निष्क्रिय परिवहन में एटीपी के रूप में ऊर्जा खर्च नहीं होती। दोनों में डिफरेंट भी बन गया, या फिर ये कई बार क्वेश्चंस भी पूछ लिया जाता है कि सक्रिय परिवहन में ऊर्जा खर्च होती है या नहीं, तो क्या होती है, होती है। और निष्क्रिय परिवहन में ऊर्जा खर्च नहीं होती। याद रखना, नहीं मतलब निष्क्रिय, कि जो चीज अपने काम ही नहीं आ रही वो निष्क्रिय हो गई, तो अपने को ऊर्जा खर्च ही नहीं है तो वो खर्च कैसे होगी। इसके बाद में बात करें कि सक्रिय और निष्क्रिय परिवहन में तुलना कैसे की जा सकती है या फिर दोनों में डिफरेंट क्या होता है। तो पहला डिफरेंट तो अपन ने देख लिया ऊर्जा खर्च का। नंबर सेकंड अपन बात करने वाले हैं सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध ऊर्जा का उपयोग होता है किसमें, सक्रिय परिवहन में। सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध ऊर्जा का उपयोग होता है। इसमें निष्क्रिय परिवहन में क्या हो गया, ऊर्जा का उपयोग नहीं होगा। तो निष्क्रिय और सक्रिय परिवहन में अपने पास तीन जो जल के मार्ग हैं बनते हैं, यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट और सिम्पोर्ट। यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट और सिम्पोर्ट। जो नीट की एग्जाम होती है उसमें हर 1-2 साल में ये क्वेश्चन दोहरा लिया जाता है। इसका डायग्राम दिया जाता है अपने को यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट और सिम्पोर्ट का, और कई बार कंफ्यूज करने के लिए एबीसी का नाम दे दिया जाता है। फिर अपने को पहचानना होता है कि कौन सा जो डायग्राम है वो सही है या कौन सा डायग्राम गलत है। तो अपन ए नंबर पर किसको याद रख सकते हैं, यूनिपोर्ट को, बी नंबर पर एंटीपोर्ट को, सी नंबर पर सिम्पोर्ट को। इसके लिए अपन को जो है लाइन वाइज याद रखना पड़ेगा, कैसे, यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट और सिम्पोर्ट। तो इसमें से डायग्राम बेसिक क्वेश्चन आता है, याद रखना। इस प्रकार अपन ने जो पौधों में परिवहन के तरीके हैं, दिशा, माध्यम और प्रकार, पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आज का आपको सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।